So, dear students, welcome again after I can say a holiday, that is Sunday. So, as you know that we are already discussing this topic photosynthesis. तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो पहले स्टडी किए हैं, आज डिस्कस किए। तो पहला लेक्चर जो था इसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में वो हमने डिस्कस किया। पहला लेक्चर इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें तो बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें डिस्कस किए। तो सेकंड टॉपिक जो इसमें हमने पास दैट वाज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस पर जिस साइंटिस्ट ने काम की इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो वो भी हमने डिस्कस किए। तो उसके बाद साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, ये भी हमने डिस्कस किया। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो क्लोरोप्लास्ट के उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक जो डिस्कस कर रहा है दैट इज पिगमेंट्स। तो ये आज हमने डिस्कस करना है। तो आपने जब हमने क्लोरोप्लास्ट एज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तो उसमें मैंने कहा देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, सेकंड इज कॉल्ड एज ग्राना। तो इन्हीं दो कंपोनेंट्स में पिगमेंट्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं या ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कुछ कंपोनेंट्स, दे आर कॉल्ड एज पिगमेंट्स। सो पिगमेंट जो, जब अगर याद होगा आपको, तो मैंने कहा जब प्लांट पर सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी पड़ती है तो ये ट्रैप करते हैं। तो इसमें लीफ जो है द मेन ऑर्गन और मेन पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोस लीफ में मीजोफिल सेल होती है या मीजोफिल टिश्यू होता है। तो इस सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिकली जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो दोज पिगमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू ट्रैप द सनलाइट or solar energy and convert into chemical energy, so those substances are called as pigments. You may write down, pigments are the substances. Pigments are the substances present in chloroplast and have ability. They have ability to trap solar energy. They have ability to trap solar energy, then it gets converted into chemical energy. So these are called as pigments of a plant. तो अगर हम pigments की बात करेंगे, there are some types or there are various types of pigments which are necessary for photosynthesis. So first type of pigment that is called as chlorophyll. That is called as chlorophyll. Second type of जो pigment है that is called as carotenoids. Carotenoids. Third type जो इसमें आता है that is called as phycobilyns. So these are basically three types of pigments. ये प्लांट में तीन तरह के पिगमेंट्स होते हैं। तो यही सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। तो अगर हम पहले फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल? बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर और इट इज ग्रीन, सो दैट्स व्हाई वी से इट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे, there are 7 types of chlorophyll which are present in plants. 7 तरह की क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा 10th में। क्लोरोफिल ए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 7th में सिर्फ क्लोरोफिल पढ़ा, ये 11th 10th में पढ़ा है क्लोरोफिल टाइप्स थोड़ा बहुत। तो चलो मैं डिस्कस करूँगा इसको। तो वहाँ आपने सिंपली ये क्लोरोफिल पढ़ा होगा, है ना, जब हम
फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन वहाँ पर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल जो है ये यहाँ मैं बताऊँ दे आर ऑफ 7 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, next is bacterioviral, and bacteriochlorophyll. So these are 7 types of chlorophyll which are present in chloroplasts, or I can say these are present in plants. तो जो हम ग्रीन प्लांट्स देखते हैं ना, मतलब सेब का दरख्त देखो आप, या बहुत से दरख्त या पेड़ आप देखो जिनका लीफ का कलर ग्रीन होता है, तो उनमें ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, तो इनमें क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। तो अगर इनका थोड़ा बहुत मैं कहूँ स्ट्रक्चर के एतबार से, तो इन क्लोरोफिल और बी का स्ट्रक्चर मोस्टली इट इज सेम, बट सर्टेन डिफरेंस इज देयर। अगर हम फार्मूला की बात करेंगे, क्लोरोफिल ए है C55 H72 O5 M4 Mg। अगर क्लोरोफिल ए की हम बात करेंगे तो उसकी फार्मूला है, कभी कभी आ सकता है C55 H72 O5 M4 Mg। तो क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें, C55 H70 O6 M4 Mg। अगर क्लोरोफिल बी की हम बात करेंगे तो उसमें C55 H70 O6 M4 Mg। तो अगर केमिकल फार्मूला में भी देखें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर H72 है, यहाँ पर H70 है, यहाँ पर N5 है, यहाँ पर N6 है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इन क्लोरोफिल ए इट कंटेन्स मीथाइल ग्रुप। आप देखो, इन क्लोरोफिल ए देयर इज मीथाइल ग्रुप, CH3 जिसे कहते हैं मीथाइल ग्रुप। एंड क्लोरोफिल बी इट इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। कभी आता है ऑब्जेक्टिव डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए बी। हालांकि स्ट्रक्चर बाकी सेम रहता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें हेड आता है, सेकंड पार्ट है टेल, इसको हम फाइटोल टेल कहते हैं, फाइटोल टेल, पायरोल हेड, पायरोल हेड। अगर देखिए यहाँ पर तो इनमें मैग्नीशियम एक ही है, तो ये सेंटर में होता है। तो फिर नाइट्रोजन 4 है यहाँ पर, तो ये मैग्नीशियम के साथ जुड़े जाते हैं, है ना। मगर अगर यहाँ आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये मैग्नीशियम जो है इसमें कैपेसिटी है इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 के साथ बॉन्ड कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 केमिकल सबस्टेंस के साथ ये बॉन्ड करता है। बट हियर 4 नाइट्रोजन्स आर देयर, तो ये इन 4 के साथ बॉन्ड करता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा इट मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कभी कभी ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? M2+ है ना, इट लूजेस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो इसका मतलब ही है ये 2 और जो केमिकल सबस्टेंस उनके साथ जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ तो ये 4 नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 के साथ जुड़ेगा, 2 और जो बैठते हैं उनके साथ ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करता है। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी उसे बोलते हैं, तो वहाँ का आप सीखेंगे। ये करेंगे कोई, तो उसको एरो से दैट बॉन्ड इज डिजिग्नेटेड बाय, फॉर एग्जांपल मान लो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है, तो इसको हम एरो के साथ, फॉर एग्जांपल इसके साथ, तो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप इस मैग्नीशियम की बात करेंगे, जिम्मे में
माइंड में क्वेश्चन आया, अगर आप मैग्नीशियम की बात हम करेंगे, हमने इस वक्त 3 टॉपिक्स पढ़ लिए। एक तो रेस्पिरेशन पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? रेस्पिरेशन पढ़ लिया। तो रेस्पिरेशन में भी ये मैग्नीशियम रोल प्ले करता है। अगर आपको याद होगा वहाँ पर मैंने बताया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, याद है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो उसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ये उस दिन मैं भूल गया, ये आप लिखो, कभी कभी पॉइंट आ सकता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आप पूरे में लिख लो। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव decarboxylation is also known as a link reaction. It is also called as a link reaction. तो अगर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, हमने पढ़ा क्रेबस साइकिल, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इट इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेबस साइकिल। तो इसके बाद क्रेबस साइकिल तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो वहाँ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक इट मेक्स अ यूनिट, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। वहाँ पर भी ये मैग्नीशियम रोल प्ले करता है। और यहाँ देखो क्लोरोफिल नहीं बन सकता है जब तक मैग्नीशियम हो, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। तीसरा रोल इसका है, अगर आप मतलब आपको 12th इंशाल्लाह आएंगे तो 12th में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर जेनेटिक्स में आपका एक टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम प्लेज मेन इंपॉर्टेंट रोल। तो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो राइबोसोम है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट। अगर हम 80s ले लेंगे इसमें 40s एंड 60s। अगर हम 70s की लेंगे यहाँ 30 एंड 50। तो इन 2 सब यूनिट्स जब तक ये जुड़ेंगे नहीं तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो इनको एसोसिएट करने में मैग्नीशियम रोल प्ले करता है। तो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। कभी ये आप पॉइंट नोट कर लो, मुमकिन है ये कभी कभी आ सकता है एग्जाम में मैग्नीशियम। तो हम वापस आएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ कहा मैग्नीशियम सेंटर में होता है, तो उसके बाद 4 नाइट्रोजन 4 के ऊपर आते हैं, तो उसके बाद ये यहाँ से 4 रिंग्स बनाता है। यहाँ पर एक रिंग बनती है, यहाँ पर एक रिंग बनती है, यहाँ पर एक रिंग बनती है, यहाँ पर इन रिंग्स को आप कहते हैं पायरॉल रिंग्स। क्या कहते हैं? पायरॉल रिंग्स, पायरॉल रिंग्स। तो इसके बाद यहाँ से टेल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइटॉल टेल, फाइटॉल टेल। तो इसके 2 पार्ट्स क्लोरोफिल के, चाहे ए हो या बी हो, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। हेड को हम पायरॉल हेड कहते हैं, पायरॉल रिंगेड हेड। तो टेल को हम फाइटॉल टेल कहते हैं। तो इसकी शक्ल जो है, आपने फ्रॉग का लार्वा देखा होगा, फ्रॉग का ब्लैक कलर होता है ना, इसके 2 ही पार्ट्स होते हैं, हेड टेल, देखा है? हेड और टेल होता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल रिजेम्बल्स विद tadpole larva, ये आप नोट करो। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल resembles with the structure of tadpole larva. Tadpole larva frog. Tadpole larva frog इसके साथ ये मिलता है, क्लियर? तो इसके साथ ही क्लोरोफिल CD जो ज़्यादातर यहाँ पे रिसर्च यहाँ दिया है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो कभी कभी कोई आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल A and B। इन क्लोरोफिल A देयर इज मिथाइल ग्रुप, बट इन क्लोरोफिल B देयर इज एल्डिहाइड ग्रुप। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम होता है, क्लियर? तो ये रहा क्लोरोफिल। तो दे आर ऑफ 7 टाइप्स। तो उसके बाद मैंने कहा सेकंड कंपोनेंट इज कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स
carotenoids. The second component is carotenoids. So they are of two types. Carotenoids जो होते हैं actually they have been discovered from carrot. कैरेट से डिस्कवर किया, उसी में से पाए गए, तो दे आर कॉल्ड एज कैरेट मीन्स, है ना, कैरेटनॉइड्स. सो दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज कैरेटनॉइड्स, कैरोटीन, कैरेटनॉइड्स या कैरोटीन. सेकंड इज कॉल्ड एज ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स. तो कैरोटीन जो होते हैं देयर शेड इज येलो शेड होती है उनकी. तो ज़ैंथोफिल का रेड, येलो रेड होता है. ठीक, तो इनमें भी डिफरेंस होती है. C50, 6H40 ये तो होता है किसमें, कैरोटीन में या कैरोटीन में. यहाँ पर C56, H40O2. तो ज़ैंथोफिल में एडिशन क्या होता है, ऑक्सीजन. इज द डिफरेंस बिटवीन. कैरोटीन जो है, कैरोटीन जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, मगर ये कैरोटीनॉइड्स ज़ैंथोफिल जो होते हैं इनमें ये प्रेजेंट होता है. क्लियर. तो यहाँ पर थर्ड है फाइकोबिलियंस. थर्ड पिगमेंट जो है दैट्स कॉल्ड एज फाइकोबिलियन. तो फाइकोबिलियन जो है, फाइकोबिलियंस ये ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं और एल्गी में होते हैं, रेड एल्गी में. एंड दीज आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी एंड रेड एल्गी. तो ब्लू ग्रीन में दे या इसमें जो इनकी शेड होती है दैट्स कॉल्ड एज फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन. तभी तो उनको सियानो बैक्टीरिया भी कहते हैं, है ना. आपने अभी तो स्टार्ट नहीं की ना, उनको सियानो बैक्टीरिया भी या सियानोफाइट्स कहते हैं. Blue green algae are also called as cyanobacteria or cyanophytes. तो उनमें ये फाइकोसाइनिन, ये बाकी जो इसमें पिगमेंट्स हैं उनको ये सप्रेस करता है. तो शेड की ब्लू ग्रीन दिखती है, दैट इज दे आर कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. क्लियर. सो ब्लू ग्रीन फाइकोसाइनिन आर ब्लू ग्रीन एल्गी. दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन. सेकंड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन. आपने तो हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, व्हाई दे आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, बिकॉज़ दे आर रेड इन कलर. एरिथ्रास मींस रेड. वो रेड एल्गी में ज्यादातर फाइकोएरिथ्रिन होता है. सो इन्हीं की वजह से ये एल्गी रेड दिखाई देते हैं. क्लियर. तो इन सब में चाहे मानो क्लोरोफिल लिया मैंने, क्लोरोफिल B, C, D क्या लिया मैंने, कैरोटीनॉइड्स लिया, फाइकोबिलियंस, इन सब में आप देखेंगे यहाँ पर क्लोरोफिल A जो है, क्लोरोफिल A इज कॉल्ड एज नेसेसरी पिगमेंट और प्राइमरी पिगमेंट. क्लोरोफिल A इज कॉल्ड एज प्राइमरी or necessary pigment. It is called as primary or necessary pigment. कौन? क्लोरोफिल A. ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है. क्लोरोफिल A is called as primary or, क्योंकि इसी में ये शक्ति है, जब सोलर एनर्जी इस पर पड़ती है तो इसको ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. आपको समझ में आ गया. यानी जब इस पर सोलर एनर्जी पड़ती है तो ये ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है. सो दैट इज कॉल्ड एज
प्राइमरी आर नेसेसरी। उसके बाद क्लोरोफिल बी सी डी ई या कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, सॉरी फाइकोबिलियंस। याद रखो कौन कौन, क्लोरोफिल बी सी डी ई फाइकोबिलियंस एंड कैरोटिनॉइड्स, इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आता है। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। These are called as accessory pigments. Chlorophyll B, chlorophyll C, D, E, carotenoids as well as phycobilin. तो इनको हम एक्सेसरी, ये भी ट्रैप करते हैं, इनमें भी एबिलिटी है, दे ट्रैप द सोलर एनर्जी, मगर ये फिर इसको ट्रांसफर कहाँ कर दें? आपको समझ में आया? वही आर कॉल्ड एज एक्सेसरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट पिगमेंट्स। सो दीज पिगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। दे trap they trap solar energy, and transfer it to chlorophyll A. They trap solar energy and transfer it to chlorophyll A. तो तभी तो हम इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। क्लियर? ये रही इनकी फंक्शन। दूसरा रोल है, दूसरी फंक्शन जो इनकी, ये क्लोरोफिल जो सेंटर में होता है, ये बाद में पढ़ेंगे जब मैं पिगमेंट सिस्टम पढ़ा हुआ। तोड़ की तरफ देखो आप, पहला रोल क्या है? दे ट्रैप सोलर एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए। सेकंड रोल, मान लो ये दिस इज क्लोरोफिल ए सेंटर में, दिस इज क्लोरोफिल ए सेंटर में, तो बाकी जो पिगमेंट्स हैं ये इसके इर्द गिर्द होते हैं। इसको हम एंटेना भी कहते हैं। यहाँ पढ़ेंगे जब मैं पिगमेंट सिस्टम ले लेंगे, अब जब होगा तो उस वक्त में हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्लोरोफिल ए है। जब सनलाइट और सोलर एनर्जी आती है किस पर? क्लोरोफिल ए पर। ये ट्रैप करता है और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। तो ये बाकी बी सी डी ई बाकी ये भी ट्रैप करते हैं। जब इन पर सोलर एनर्जी पड़ती है ये भी ट्रैप करते हैं, लेकिन ये इसको कहाँ पर लेते हैं? क्लोरोफिल ए पर। एक रोल याद। दूसरा रोल अगर आपने देखा होगा, अगर याद होगा आपको, जब मैंने फोटोसिंथेसिस में इंट्रोडक्शन दी, इक्वेशन बनाया, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6H12 प्लस O2 प्लस वाटर। ये ऑक्सीजन जब बनता है ये वहाँ SO2 नहीं बनता है, पहले ये SO बनता है। दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नेसेंट जो होता है दैट इज मोर रिएक्टिव। नेसेंट फार्म जो भी केमिकल आता है नेसेंट फार्म में वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में, ये इट इज कॉल्ड एज, आप लिखो पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is called as nascent oxygen। तो हाँ उस वक्त O2 नहीं होता, O2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्म। आपको ये पढ़ा होगा, इसको हम O डबल बॉन्ड O में भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये डबल बॉन्ड बनाता है O डबल बॉन्ड O। तो अगर हम एक में नेसेंट, सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्म। O2 इज, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, O2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्म बट खाली O दैट इज एसेंट और एटॉमिक फॉर्म। ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो बाद में ये इसमें एबिलिटी ये रिएक्टिव होता है, ये इस क्लोरोफिल ए को प्रॉब्लम कर सकता है, ये उसकी फोटो ऑक्सीडेशन कर सकता है। कौन? नेसेंट ऑक्सीजन जो हुआ ना इस फोटोसिंथेसिस में, अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया तो ये इसके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। किसके लिए? क्लोरोफिल ए के लिए। तो बाकी जो पिगमेंट्स है ना ये उसको इस फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। यानी जो एक्सेसरी पिगमेंट चाहे क्लोरोफिल बी है, सी डी ई और कैरोटिनॉइड्स, ये इस ऑक्सीजन को प्रोहिबिट करते हैं, ये उसको
क्लोरोफिल ए को बचाते हैं इस फोटो ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अभी देखो द एक्सेसरी पिगमेंट्स आल्सो protect chlorophyll A from photooxidation. Protects chlorophyll A from photooxidation. यानी अगर क्लोरोफिल ए तक ये पहुंच गया नेसेंट ऑक्सीजन तो ये उसको ऑक्सीडेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोटो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इनका रोल बनता है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, ये उसको प्रिवेंट करते हैं, क्लोरोफिल ए को बचाते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्लियर? सो दिस इज अनदर रोल ऑफ, सो दीज आर कॉल्ड एज पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट्स इन प्लांट्स। तो उसके बाद जब मान लो यहां पर एक प्लांट है, ये लीफ है, यहां से सनलाइट आ गई, सोलर एनर्जी आ गई, ठीक। तो ये इस पर पड़ी प्लांट पर, तो प्लांट ने इसको ट्रैप किया, तो उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन भरा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेसिस एज वेल एज फूड मटेरियल। क्लियर? तो यहां पर हम देखते हैं जो लाइट इस पर पड़ती है, विजिबल लाइट, दैट इज क्या है, यही है ना, विबग्यार। ये तो है विजिबल लाइट जो हम देखते हैं, जो प्लांट पर पड़ती है। तो इससे पहले लाइट है दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट, तो इसके बाद दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा जब हमने TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो उसमें दिखाया गया कि यहाँ पर ब्लू एज वेल एज रेड, ये वेवलेंथ इस पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। ये हमने उस पर एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। तो तभी तो मैंने कहा कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द वेवलेंथ्स at which more and more photosynthesis takes place। हमें लगता है कि ग्रीन प्लांट ग्रीन है, क्लोरोफिल इसमें ग्रीन है, इसी में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। ग्रीन इज मोस्ट, इसमें सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें, जब प्लांट पर मान लो इस पर लाइट आ गई, विजिबल लाइट, तो कितनी लाइट इसने ट्रैप की, ये आप पॉइंट देखो। जब मुझे कुछ और सिखाना है आपको, जब प्लांट पर सोलर एनर्जी पड़ी तो इसने ट्रैप की, कितनी एनर्जी इसने ट्रैप की, दैट इज कॉल्ड एज। फिर हम ये देखें, हमने देख लिया ये, क्योंकि हम इसको डिस्पर्शन में की मदद से हम इसको स्कैटर करते हैं, फिर हम देखते हैं कौन लाइट कौन वेवलेंथ इसको इसमें ज़्यादा फोर्स होती है। तो जब प्लांट पर ये विजिबल लाइट पड़ी, प्लांट ने इसको ट्रैप किया, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, कितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब की, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये लिखो, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक apparatus है, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। ये लिखो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हम मेजर करते हैं कि इस प्लांट में कितनी वेवलेंथ या कौन सी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ इसे ट्रैक की, किसे हो, या आप देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फोटो स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड to measure the amount of energy or light energy absorbed by a plant during photosynthesis. Absorbed by a plant during photosynthesis. It is called as absorption spectrum. This process is also called as absorption spectrum.
दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो यहां से सोलर एनर्जी आ गई, ठीक, ये किस पर पड़ी, लीफ पर, प्लांट पर पड़ी, प्लांट ने इसको ट्रैक किया, तो कितनी अमाउंट से ट्रैक की, सो दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कभी कभी आ सकते हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट और एब्जॉर्ब बाय प्लांट, इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जब ये प्लांट ये लाइट ट्रैप की कितना की, तो उसके बाद वहाँ से फोटोसिंथेसिस होगी, है ना, जब एनर्जी इसमें ट्रैप हुई तो ट्रैप होने के बाद ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट बनेगा, है ना, कितना उसमें फूड मटेरियल बना या कितना इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, एक तो कितनी एनर्जी उसने ट्रैप की, दूसरा दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सेकंड कितनी फोटोसिंथेसिस में हुई या कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। ये आप दैट इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। It refers that how much chemical energy is produced or how much amount of oxygen is evolved during photosynthesis. And an action spectrum refers to a process that shows that how much chemical energy or photosynthesis is carried by a plant or how much amount of oxygen is evolved during photosynthesis. लिखा, फिर से रिपीट करूं, and the process which refers that how much photosynthesis or chemical energy is produced during photosynthesis or during how much photosynthesis or food is produced during photosynthesis or how much amount of oxygen is evolved during photosynthesis, ठीक है, how much amount of, इसे मैं रिपीट करता हूँ, it refers to a process which shows that how much photosynthesis or food material produced during photosynthesis or how much amount of oxygen is evolved during photosynthesis. So this process is called as action spectrum. Clear? Clear हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम इन दोनों के दरमियान ग्राफ, मतलब यहाँ पर ग्राफ लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ से हम लेंगे एब्जॉर्प्शन, यहाँ से लेंगे हम एक्शन और वेवलेंथ, तो यहाँ पर कर्व आती है, तो यहाँ पर हमें दिखता है टू वेवलेंथ्स, वन इज कॉल्ड एज ब्लू, सेकंड इज कॉल्ड एज रेड, जिन पर मोर एंड मोर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन। एक्शन मीन्स काम करना, एब्जॉर्प्शन मीन्स कितना लिया, यहाँ से इनपुट क्या था, एक्शन मीन्स आउटपुट क्या है। तो इसको हम फोटोसिंथेटिक यील्ड भी कहते हैं, ये देखो, इसको हम फोटोसिंथेटिक यील्ड, फोटोसिंथेटिक यील्ड और कॉर्टिजोन भी कहते हैं, cortisol, and that how much amount of oxygen, yeah, how many molecules of oxygen are produced by absorbing this one quantum. Quantum means amount of energy, क्योंकि जब जो लाइट एनर्जी उसको हम फोटॉन्स, है ना, लाइट एनर्जी को फोटॉन भी कहते हैं या क्वांटा,
तो यहाँ मान लो कितनी वेवलेंथ इसने यहाँ पर ट्रैप की। सो इसको हम फोटोसिंथेटिक यील्ड भी कहते हैं या कांट जूम भी कहते हैं, यानी refers that how many number of oxygen molecules are produced, how many actual definition, how many number of oxygen molecules are produced per quanta of light absorbed, per quanta of light absorbed। मान लो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें 2 क्वांटा चाहिए, सो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक यील्ड। क्लियर हुआ? इसका फोटोसिंथेटिक यील्ड। सो दिस वाज पिगमेंट्स एंड एक्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फोटोसिंथेटिक यील्ड। तो ये क्लियर हुआ कि फिर से लो एनी क्वेश्चन, कुछ कन्फ्यूजन मत रहा इसमें, क्लियर हुआ या अच्छी तरह? सो आई थिंक दिस इज सेक्शन पार्ट रहे, तो टाइम क्लास का हुआ क्लास 5-10 मिनट हमने ज़्यादा ही लिए, तो कल हम इसको आगे कैरी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।